in Bombay, everybody is always short of one room. आप किसी के घर पे जाओ, अरे एक रूम ज्यादा होता ना, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था. जो कलेक्टर लैंड पे जो बना है वो कलेक्टर की परमिशन के बाद ही ट्रांसफर कर सकते हैं. बट इफ द लीज हैज एक्सपायर्ड, नो कलेक्टर इज गोइंग टू हेल्प यू. 2 आर्किटेक्ट को अपॉइंट करो. द रूल्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, द लॉ इज सो कॉम्प्लिकेटेड that it's best to take 2 opinions on what is possible on that particular plot of land. So one reason why it's not being redeveloped is greed on the part of developer, greed on the part of occupants, and because of greed the 51% don't agree, etc., तो development नहीं होता है. नमस्कार. मुंबई में आज हॉट टॉपिक है रीडेवलपमेंट. पूरा मुंबई हम देख रहे हैं रीडेवलप होने जा रहा है, और साथ ही हम देख रहे हैं मुंबई में जो कलेक्टर लैंड है उससे क्या दिक्कतें हो रही हैं, उससे और क्या सहूलियत है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे. आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रेरॉन कंसल्टेंसी के प्रणय वकील. प्रणय जी, स्वागत है आपका. थैंक यू. तो जैसे मैंने कहा, पूरी मुंबई ऐसा लग रहा है कि रीडेवलप हो रही है, भले वो बिल्डिंग हो या रास्ते हो, और आंकड़ा तो बहुत बड़ा सुनने को मिल रहा है. कोई 2000 बिल्डिंग्स कह रहा है तो कोई 3000 बिल्डिंग्स. सच्चाई क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. क्यों बढ़िया है? क्योंकि एक मैडनेस चलता है बम्बई में. कोई भी रास्ते पे जाओ आप, 2-3 बिल्डिंग तो मिलेंगे रीडेवलपमेंट में. बिल्कुल. वो लोग जो वेकेट करते हैं वो कहाँ जाते, कहाँ रहते हैं, वो भी एक सवाल है. बट यस, दिस मैडनेस टुडे हैज ग्रिप्ड बॉम्बे फॉर द लास्ट 2 years. जहाँ भी जाओ आपको सीमेंट वाली ट्रक दिखेगी, ट्रैफिक दिखेगा, रीडेवलपमेंट दिखेगा. बहुत से बिल्डिंग अंडर रीडेवलपमेंट है. गवर्नमेंट ने एक कायदा बनाया है. आपको मालूम है 2034 का जो डेवलपमेंट एक्ट है सिटी के लिए, वो तो है, लेकिन उसमें एक सेक्शन है 33(7). 33(7). That is a section which regulates the whole redevelopment. In very short, what does it say? It says that if the building was constructed with 1.3 FSI, you can now reconstruct the building with 3 FSI. Almost double. Correct. Now, that's a big gamble, and that's a big lottery for a builder, because all that he has to do is convince the occupants that हमें दे दो बिल्डिंग, हम 3 साल में नया बनाएंगे, आपको ज़्यादा एरिया देंगे, ब्रांड न्यू बिल्डिंग देंगे, हम आपको सब सुविधा देंगे, और बाकी का जो माल है हम बेचेंगे और पैसा बनाएंगे. ऑन पेपर बहुत ही बढ़िया दिखता है. एक्चुअल में अभी तक बहुत ही कम बिल्डिंग जो कंप्लीट हुए हैं रीडेवलपमेंट में वो दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चैलेंजेस हैं. पहली चैलेंज क्या है कि 51% ऑफ द पीपल हु आर ऑक्यूपाइंग इट एज ओनर्स मस्ट अग्री कि रीडेवलपमेंट होना चाहिए. अगर 51% के नीचे जो जाएं तो बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट नहीं हो सकेगा. दूसरी बात वो है कि कितना रीडेवलपमेंट होगा. 3 FSI, 3.5 FSI, 4 FSI, कितना मिलेगा, वो बहुत सी चीज पे डिपेंडेंट है. वो सेस्ट बिल्डिंग था, उसके आगे वाला जो रास्ता है उसकी विड्थ क्या है, फायर ब्रिगेड को टर्न करने के लिए जो 7 मीटर का रेडियस बिल्डिंग के आजू बाजू चाहिए वो मिलेगा कि नहीं, वो सब चीज जुड़ा के आर्किटेक्ट बताएगा आपको कि इतना हो सकता है. वो भी फाइनल नहीं है, क्योंकि वो चीज जाएगी PMC में. BMC वाले देखेंगे 33(7) और उनके जो रूल्स है वो वगैरह देखेंगे कि ये सब कंप्लाई होते हैं कि नहीं.
मान लो यू आर वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट, so there are no flying zones. There is a zone 1, zone 2 and zone 3. Zone 1 is like a treetop. Zone 2 is slightly taller. Zone 3 is even taller. So it all depends कि आपका बिल्डिंग कहाँ है. अगर डेवलपर आके आपको कुछ बताता है तो मेरी एडवाइस क्या है कि आप एक इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट को अपॉइंट करो. बिल्डर बताता है वो लिख लो, आर्किटेक्ट को बोलो कि यहां क्या हो सकता है. इनफैक्ट आई विल गो स्टेप फॉरवर्ड, 2 आर्किटेक्ट को अपॉइंट करो. वाई? बिकॉज द रूल्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, द लॉ इज सो कॉम्प्लिकेटेड that it's best to take 2 opinions on what is possible on that particular plot of land. अगर सोसाइटी के चेयरमैन को वो 2 रिपोर्ट साथ में आ जाएंगे तो उसको मालूम पड़ेगा कि एक डेवलपर जो बात करता है वो सही है या नहीं है. देन टेक इट अ स्टेप फॉरवर्ड और बिल्डर को बोलो आप क्या हमको देंगे. Most of the time builders don't give any money. They give 2 things. They give a promise. Correct? A promise is a promise. A builder's promise is a builder's promise. वो बिल्डर बोलेगा कि हम आपको 35% more area देंगे. And let me tell you, in Bombay, everybody is always short of 1 room. आप किसी के घर पे जाओ, अरे 1 रूम ज्यादा होता ना हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था. बिल्कुल सही. तो जो 30% 35% की जो लालच देखते हैं वो लोग, तो वो लोग बोलते हैं चलो हमारा 1 रूम ज्यादा निकल जाएगा. हाँ, मेरी बेटी की शादी है तो इधर रह जाएगी, मेरा लड़का है उसका शादी है तो रह जाएगा, we'll all stay together, etc. etc. People start dreaming. So they say yes. Then he applies to BMC for approval. तो वो आर्किटेक्ट ने जो असेसमेंट किया है, he has done it for the society. He has not done it for any developer. The developer, because the developer has got his own architect to do it. So if there is a difference, let the 2 architects talk and decide what is the area which will come out of this. Then all that the developer has to find is the construction money. And it's easiest for a developer to get construction loan. कैसे? एक चीज आपको बताता हूं मैं. अगर डेवलपर को लैंड लेके डेवलप करना है तो he has to pay for the land. And that is a huge component. It can be 50-60% of the sale price. Right? So the RBI has prohibited banks from lending against purchase of land. So they have to go to financial institutions. Right? Financial institution, knowing that the bank will not lend, वो लोग क्या करेंगे, 21%, 22%, 23% ब्याज बताएंगे लैंड परचेस के लिए. इसमें लैंड परचेस तो इन्वॉल्व है नहीं रीडेवलपमेंट में. ही हैज टू ओनली फाइंड कंस्ट्रक्शन मनी. कंस्ट्रक्शन मनी इज इजीली अवेलेबल एंड चीपर देन लैंड मनी. जो कंस्ट्रक्शन मनी है आपको 12% के अंदर मिल जाएंगे, 11%. Some of the very good companies like Godrej can even get it 7 and 8%. Okay, but not exceeding 12%. तो कंस्ट्रक्शन हो गया. Another expenditure for the developer is that he is going to give a rental to the person who is vacating for approximately 3 years, which is the time taken to complete the building. Right? तो ये 3 साल में
that person who was occupying and was handed over possession to the developer will go and rehouse himself on rent somewhere else. इसमें सबसे बड़े प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि जो डेवलपर कंप्लीट नहीं करता है 3 साल में, what after 3 years? Who pays the rent? You've given up your flat. The rent was paid by the developer, right? The developer stops paying the rent, which means you have to pay the rent. You don't have the flat, you're paying the rent, you're dislodged, mental tension बढ़ जाएगा, and you will blame yourself for signing on that piece of paper. ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि एक पर्सनल फैमिली मेंबर के साथ ये पूरा होते हुए मैंने देखा हुआ है। उनको 12 साल लगे हैं, आज उनका घर अब जाके उनको मिलने की तैयारी में है। So 12 साल में उसको 2-3 साल का रेंट मिला होगा। बिल्कुल, और बाद में तो बिल्कुल कोई रेंट ही नहीं था। तो उसने कहाँ से भी रेंट बाय सेलिंग एसेट्स वेल्थ में से तो निकाला होगा। बिल्कुल। अभी भी वो डेवलपर वो जो डिफरेंशियल 9 साल का रेंट है वो देने वाला नहीं है, बिकॉज ही इज थैंकिंग स्टार्स, ही इज एटलीस्ट गॉट द फ्लैट बैक। ओके, नाउ बट आप जो 10 साल पुरानी बात करते हैं, दिस लॉ वाजंट देयर। सही बात है। ये जो कायदा है ना, वो तो अभी 2-3 साल पहले आया है। इट इज कॉल्ड द 2034 एक्ट, राइट? एंड इसमें जो रीडेवलपमेंट 33(7) जो सब हैं वो पहले वाले कायदे में नहीं था। तो इसलिए अब जो है, जो पिछले 2-3 साल में बने हैं, उनके लिए ये इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव है। करेक्ट। और एक कायदा है जी, 33(7) प्रोवाइड्स कि इफ द बिल्डिंग इज लेस देन 15 years old, इट कैनॉट गो फॉर रीडेवलपमेंट। तो फिर वो उसको कौन रीडेवलप करेगा? वो गवर्नमेंट बोलती है कि उसको ज़रूरत नहीं है रीडेवलपमेंट करने की। और 15 साल पहले FSI 1.33 था साउथ बॉम्बे में, और 1 था सबब में। जो हो गया वो हो गया। Those buildings you have to wait for 15 years to complete before you apply for redevelopment. So that is another thing why something is not being redeveloped. True. So one reason why it's not being redeveloped is greed. Greed on the part of developer, greed on the part of occupants, and because of greed the 51% don't agree, etc., etc. The development नहीं होता है। Secondly, what the developer estimated and what BMC passed as the area are two different things. मतलब मानो वो रीडेवलप के लिए 50,000 स्क्वायर फीट था। उसने कैलकुलेशन किया कि मेरे को 1,50,000 तो मिल ही जाएगा। पास होके आता है 1,25,000। तो उसका जो कैलकुलेशन है गोज फॉर अ टॉस, क्योंकि व्हाट इज हिज प्रॉफिट कमिंग फ्रॉम? जो सेलेबल एरिया होगा, वो बोलता है फ्री सेल एरिया। फ्री सेल एरिया में से उसका प्रॉफिट आता है। अगर फ्री सेल एरिया घट गया 25,000 फुट, तो उसका पूरा कैलकुलेशन विल गो फॉर अ टॉस, क्योंकि जो उसने प्रॉमिस किया है वो तो देना ही है उसको, बिकॉज लिख के दिया है। तो उसका जो मार्जिन है वो कम हो गया। इतने में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई, तो दैट विल ऑल्सो हिट हिम। ये उसने बोला है कि मैं ये एम्यूनिटीज दूंगा, वो तो करना पड़ेगा, तो उसका मार्जिन श्रिंक होता है। नेगेटिव हो गया तो बात काम करने का बंद कर देगा वो। नाउ there are sometimes injunction brought either by the outgoing residents or by the neighboring building or by the government कि ये तो फॉरेस्ट लैंड था। बाजू वाला बोलेगा there is not enough room for the fire brigade to turn। बाजू वाला बोलेगा हमारा लाइट एंड एयर विल बी अफेक्टेड। वो जो पहले वाला बिल्डिंग इतना था, अभी इतना है,
तो हमारा लाइट एनर्जी जाता है, तो उसको बोलते हैं ईजमेंट. लीगली इट्स कॉल्ड ईजमेंट. तो अगर ईजमेंट राइट में कोई इंजंक्शन लाएगा तो आपका कैलकुलेशन चौपट, कंस्ट्रक्शन चौपट, and all your things go for a toss. So there are some uncertainties involved in redevelopment. ये जो uncertainties हैं, a lot of developers are experiencing for the first time. क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है. 33/7 में कितने बिल्डिंग रीडेवलप हुए हैं उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं अभी तक. मानो एक बिल्डर ने 4-5 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं एंड इज टेकिंग द 6th प्रोजेक्ट, तो उसका एक्सपीरियंस होगा कि नहीं ये तो नहीं होगा, ये होगा. अभी तो प्रॉमिस पे चलता है सब. बिल्कुल. और जब मैं आंकड़े आपको बता रही हूँ, कहीं 2000, कहीं 3000 और हाल फिलहाल तो 6000 का आंकड़ा भी सुनाई दिया था कि पूरे मुंबई में 6000 बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट के लिए तैयार हैं. लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा देखें तो वो सिर्फ 600 और 700 ही दिखाई दे रहे हैं. तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब एक ही है, 6000 सोसाइटीज वर एस्पायरिंग टू रीडेवलप. They did not approach their occupants for consent. They did not engage an architect to find out what exactly is possible. CRZ है कि नहीं वो भी नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा है, right? बिल्कुल. So aspiring people were maybe 5,000-6,000, right? Now 2,000 people, little more than 2,000 actually applied after taking the consent of. Now, BMC is going to look at it from a number of factors, right? One of them is title. आपको शायद मालूम नहीं होगा कि a good percentage, I don't know by heart, but a good 15-20% of the societies don't have land in their name. क्योंकि जो डेवलपर ने जो सोसाइटी बनाई वो लैंड ट्रांसफर ही नहीं की, जो हम डीम कन्वेंस कहते हैं. डीम तो नहीं हुआ है, उसको करना है. हाँ. तो डीम कन्वेंस में आप अप्लाई कर सकते हो. बट lot of developers, and I told you I don't have the number with me, but lot of developers after building have not conveyed the land to the society. मतलब उनको पता ही नहीं कि कैसे करना है या ओनर कौन है. So society form कर दी, but it is obligatory on the developer to transfer the land to the society, and the developer has not done it. Now imagine that society going for redevelopment. कौन पास करेगा? And if you go back to that original developer, he will ask for his pound of flesh. Okay? So whole thing goes for a toss. Secondly, it could be a developer collector land. बिल्कुल, हम उस पर आगे आने वाले थे. What is a collector land? Collector land means the collector of Bombay in those days had given that land on lease to the society. Today, the Taj Mahal Hotel is standing on a collector land. So if they want to redevelop, they will require collector's permission. Okay? Now, number of properties in South Bombay. In the island city, I can think of every other property probably. तो हम कह सकते हैं आइलैंड सिटी मतलब अगर माहिम से लेके या बैंड्रा से लेके हम कोलाबा तक हम देखें, ये पूरा एरिया जो या सायन या दादर से लेके हम यहाँ तक देख सकते हैं. Now, number of properties are collector land. Now, apart from BMC saying yes, the collector also has to say yes to the redevelopment. Correct? तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकती? नहीं, I am not saying it can be done. Okay. I am also saying that one more roadblock comes up. Because also let me tell you,
that a lot of leases have expired and not renewed. तो फिर उनके लिए तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी फिर. I know of something in Mahalakshmi. I would not like to name the project, right? Collector lease है, lease expire हो गई है. Now the landowner entered into an agreement with the developer. The developer says it is the obligation of the landowner to get the lease renewed. Now the building has come up, he's got his money, so the landowner is saying it is your obligation to get it renewed. In the process, today, that lease is not renewed. तो मतलब Now, how do you रीडेवलपमेंट go for नहीं होगा. redevelopment? बिल्कुल, अगर वो भले कितनी भी पुरानी बिल्डिंग हो वो रीडेवलप नहीं हो सकती. Correct. उसका लीज रिन्यू ही नहीं हुआ है. तो So क्या first is- रिन्यू कराने का बहुत सारी कॉस्ट आती है और वो जो रेसिडेंट है उनकी लायबिलिटी हो जाती है. एक बहुत ही फेमस एक्टर बांद्रा में रहता है, सी फेस पे, आपको मालूम होगा. उसने जब वो बंगला लिया तो उसकी लैंड की लीज भी एक्सपायर हो गई थी, राइट, एंड ही वांटेड टू रेनोवेट द बिल्डिंग एंड ऑल दैट, राइट, बट ही हैड टू फर्स्ट रिन्यू द लीज बिफोर. नाउ ये जब पुरानी लीजेस हैं, दे आर डन फॉर सच स्मॉल अमाउंट in annas in those days, you know. Now they want a percentage of the reckoner value for renewal. Okay. इतना बढ़ जाएगा कि the amount going to the government every year will be substantial. So outgoing बढ़ जाएगा, right? अभी सोसाइटी वाले बोलेंगे कि हमारा आउटगोइंग तो आज 2,000 रुपया है और 20,000 कैसे हो गया. मेंटेनेंस हम जिसकी बात कर. हाँ, एक तो मेंटेनेंस है, दूसरा लीज रेंट है. लीज रेंट है, राइट. करेक्ट. प्रॉपर्टी टैक्स तो बढ़ा अभी आपको मालूम है, 30% ऐसे ही बिल में बढ़ गया है. बिल्कुल. सो अ पर्सन स्टेइंग विल से कि ये रीडेवलप करने में हमारा मंथली जो एक्सपेंस है, क्वार्टरली मंथली जो भी है, वो भी बढ़ेगा. कितना बढ़ेगा? सो collector land becomes an issue if collector permission is required, if the collector lease has expired and not renewed, right? And issues with the owners not wanting to pay higher lease rent. So ये सब जो complications हैं, that has resulted into only 600 buildings out of those 200. I'm giving an approximate number. Maybe it's 650, maybe 630. I don't know, whatever it is. इसलिए मैंने कहा 600 से 700 बिल्डिंग्स अभी तक रजिस्टर हो पाई हैं. इसमें इतने बिल्डिंग में आज आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो और उतनी ही हो रही है. हाँ, आप मेरे को एक बिल्डिंग दिखाओ जो कंप्लीट है अंडर 2034 एक्ट. कंप्लीट नहीं हुई. So there is no track record. There is no precedent. What do you go by? So, ये सब uncertainties के लिए some developers have run away from it. कि ये तो बहुत complicated है. 3 साल के बाद जो rent देना पड़े तो हमारा सब profit चला जाएगा, right? But it has given rise to a new category of developers. like Developers who don't have enough money but have a very good talking ability to convince somebody, you know, to do it. Because खुद का पैसा लगाना नहीं है, खाली कंस्ट्रक्शन फिनेंस चाहिए. कंस्ट्रक्शन फिनेंस इज द इजीएस्ट थिंग टू गेट, आई टोल्ड यू बिफोर, राइट, बिकॉज एन एस्क्रो अकाउंट इज सेटअप बाय द लेंडर. वो जो पैसे डालते हैं वो खाली कंस्ट्रक्शन में ही अप्लाई होते हैं. You can't apply it for anything else. So it's very easy to get. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम कलेक्टर्स लैंड की बात कर रहे हैं, आज बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ऑलरेडी उस लैंड पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं. क्या वहाँ रहने वाले लोगों को ऐसे लैंड पे घर बेचना या खरीदना इजी होता है या मुश्किल होता है?
जो कलेक्टर लैंड पे जो बना है वो कलेक्टर की परमिशन के बाद ही ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब बीएमसी की परमिशन और फिर कलेक्टर की परमिशन चाहिए, परमिशन तब जाके ही वो बिल्डिंग बनेगा। कलेक्टर ऑफिशियली चार्जेस मनी। मतलब कितना? मतलब ये आप किसकी बात करें, बिल्डिंग बनाने की बात करें या घर बनने के बाद खरीदना या बेचना? इन माई वीकर मोमेंट्स आई बॉट अ फ्लैट, बनी हुई बिल्डिंग में, विदाउट रियली गोइंग इनटू द फैक्ट ऑफ वेदर इट्स अ कलेक्टर लैंड और क्या है क्या नहीं। आप बोलेंगे आप प्रॉपर्टी वाले हैं, ऐसा क्यों देखा क्यों नहीं, ये हो गया, ले लिया। तो कंस्ट्रक्शन था कलेक्टर लैंड पे। नाउ आई ओनली बॉट इट फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने वहाँ रह के मेरा जो खुद का घर है वो रिनोवेट किया और वापिस आ गया। फिर आई सेड के उसको चलो बेच डालो। सोसाइटी का परमिशन तो चाहिए, आपको मालूम है। तो सोसाइटी बोलती है कलेक्टर की भी परमिशन चाहिए। आई सेड व्हाट, घर बेचने के लिए? हाँ, मतलब बनी हुई बिल्डिंग है, उसमें घर है, उसको बेचना है तो भी कलेक्टर की परमिशन चाहिए? क्योंकि उसकी जो नीचे जमीन है वो कलेक्टर लैंड है। ओके, सो रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कि क्या करे। कलेक्टर के पास गए, वेरी नाइस कलेक्टर, लेडी कलेक्टर, very good. She calculated and came with a calculation of 25 lakhs of rupees in a flat costing about 8 crores of rupees, which I had to give to the collector officially to get the permission. टफ है। अभी परमिशन तो आई, बट उसमें और एक कंडीशन थी परमिशन में। The person buying has to be domiciled in महाराष्ट्र, और हमारा लेने वाला दिल्ली वाला था, एक्चुअली बॉम्बे वाला था, मैरिड टू अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली। तो कलेक्टर से नॉट डोमिसाइल्ड, क्या करें? आई हैड टू स्ट्रगल फॉर 2 months to get the waiver of that condition. Can you even imagine the collector क्या क्या कंडीशन डाल सकते हैं? पैसे की बात अलग है, चलो यू बिल्ड इट इनटू द प्राइस कि हमको चलो 25 लाख कम आया, चलो ठीक है, बट कंडीशन लाइक दिस, लेकिन ये कंडीशन बाइंग हैज टू बी डोमिसाइल्ड, कहीं लिखे हुए हैं या ये फिर वो उस समय पे वो जो डिसीजन लेंगे वो मान्य होगा? क्या है इसमें, ये जो कायदा है ना, it's based on notifications which are issued from time to time. तो अगर उसका कंपाइलेशन करो तो लॉ बनता है, बट द ओरिजिनल लॉ नेवर हैड इट, करेक्ट? तो इसमें क्या है, नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं एंड पीपल डोंट कीप ट्रैक, इवन द लॉयर्स डोंट कीप ट्रैक। आई हैड गॉन थ्रू अ लॉयर डिडंट नो कि डोमिसाइल का कंडीशन है। Anyway, I'm not blaming anybody, but because these things change so fast that unless you put it to a test, आपको मालूम नहीं पड़ता है कि होगा नहीं होगा क्या होगा। तो हम ऐसा समझे कि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे तब भी आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो आम जनता को तो पता नहीं कितनी मुसीबतें होती होंगी। नाउ इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, मेरे को 4 महीना लगा अप्रूवल लाने को। बायर कुड हैव रन अवे, वो बोलेगा वाई शुड आई वेट, बिल्कुल, आई विल बाय समथिंग एल्स। तो उसको खिला के पिला के समझा के, यू नो, आई हैव टू काइंड ऑफ गेट हिम टू वेट, सो मच सो दैट आई वाज रिपोर्टिंग टू हिम एवरी टाइम आई मेट द कलेक्टर ऑन व्हाट इज द प्रोग्रेस टुडे, व्हाट इज द प्रोग्रेस टुडे, व्हाट इज द प्रोग्रेस टुडे। सो you sometimes wonder whether you are the owner or not, because you have to comply with so many of this. सही बात है, अगर कोई बिल्डिंग में घर ले रहा है तो वही समझ रहा है कि ये घर मेरा है, लेकिन जब बेचने जाओ तब पता चलता है कि आपको ये सारी परमिशन लेनी होगी, तब जाके आप अपना घर बेच सकोगे। Correct. ये बहुत बड़ी दिक्कत है मुंबई में तो आजकल। Right.
अगर आप कलेक्टर के सोसाइटी के पास जाओ तो सोसाइटी वो भी बोल सकती है कि नहीं, हम वेजिटेरियन ही एडमिट करेंगे, नॉन वेज को नहीं एडमिट करेंगे। तो ये सब चीज़ जो है, इट कैन बी अ डील ब्रेकर। सो बट दैट्स द रियलिटी ऑफ स्टेइंग इन बॉम्बे। Until the sale is done, it is not complete. And if it's not complete, you don't get paid. It's Bombay. तो ये एक कलेक्टर लैंड्स पे बनी हुई बिल्डिंग का एग्जाम्पल है जो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए खरीदते और बेचते समय। तो ऐसे देखने जाए तो पूरा साउथ मुंबई में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें होंगी जिसमें बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की भी होगी और कलेक्टर लैंड्स भी होंगी। तो क्या वहाँ पे रीडेवलपमेंट हो या कोई नई बिल्डिंग हो पॉसिबल है, या उसके लिए और दिक्कतें हैं? क्या हुआ है कि ऐसे बहुत से केसेस जो हुए हैं ना, तो इट्स लिटिल बिट स्ट्रीमलाइन। द कलेक्टर बोलता है कि हमको इतना पैसा दे दो, हम परमिशन दे देंगे। द इनिशियल परमिशंस हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। अभी 4 महीना शायद नहीं लगेगा। इट्स अ मनी इश्यू कि इतना दे दो, आप परमिशन मिल जाएगी। बट इनिशियली व्हेन द लॉ वाज नॉट देयर, इट काइंड ऑफ इवॉल्व्ड एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन मैं मुंबई if the lease has expired, no collector is going to help you. तो याद रखिएगा, अगर आपकी बिल्डिंग पुरानी है, रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो पहले लैंड रिन्यू हुआ है या नहीं है। अगर वो कलेक्टर्स लैंड है तो लीज हुआ है कि रिन्यू हुआ है कि नहीं, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लीज रिन्यू हुआ है या नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाके ही आपके आगे के प्रोसेस हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। एक एडवाइस है मेरी, ज़रूर, अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो कि बेचना चाहते हो, go through a lawyer for sure. I would emphasize that go to an expert. Therefore, in redevelopment also, I am saying go to an architect and get the calculation done. आप ऐसा मत समझो कि you know everything and you want to do it, right? अभी PMC अपॉइंट करने का भी एक चलन है जो सारा मैनेज करते हैं। क्या वैसे वो एक मायना, वो एक थ्रू भी ठीक है? अगर सोसाइटी के पास कॉम्पिटेंस नहीं है सुपरवाइज करने का वगैरह का, तो इट्स बेस्ट टू गो थ्रू अ PMC। क्योंकि वो जो डेवलपर काम करता है वो एग्रीमेंट के मुताबिक करता है कि नहीं, वो भी somebody has to check. So you require an auditor. So auditor is like a PMC guy who will say कि yes, he said कि he'll give you 30% more, let's give you 30% more. अच्छा, इसमें एक चालाकी मैं आपको बोलता हूँ, कैसी चालाकी लोग करते हैं। डेवलपर ने बोला हम 30% दे देंगे, फिर वो एग्जिस्टिंग एरिया उसका कैलकुलेशन करता है, करेक्ट, कि आपका फ्लैट 1000 है, मैं आपको 1300 दूंगा, ऐसा बोलेगा वो, करेक्ट। फिर वो कैलकुलेशन करेगा, अरे 1000 में तो 100 तो बालकनी है, तो बालकनी हम नहीं देगा, तो 900 पे गिनेगा, क्या वो इंक्लूडेड है? Because he says when you build the building, the balcony was free of FSI when you built it, so why should I pay for it? Now this is where engaging an architect is going to help you, correct? Now these are the cases which I have personally handled, where the builder said that this balcony I am not going to count in giving you the new place, so he will count 900 पे 300 देगा, और वो हिसाब से करेगा। तो मतलब आपको चाहिए था कि 1300 पे 1300 मिले, लेकिन 1200 मिलेगा 1200 मिलेगा, क्योंकि वो बालकनी नहीं गिनता है। सो I mean, I am only giving you one example. There are many such things, you know. सर, मैं एक छोटी बात जानना चाहती हूँ, ये छोटी तो नहीं होगी क्योंकि आजकल लोग जो ये जानते हैं ना कि मुझे 1300 स्क्वायर फीट का घर है, लेकिन हाथ में मुझे आ रहा है सिर्फ 700 750 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। ये जो लोडिंग है, क्या ये सबसे अभी जो नए बिल्डिंग है ना, हाँ, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ही कम हो गया है, बिकॉज नाउ द न्यू स्टैंडर्ड is carpet area. Not only carpet area, it is RERA carpet area. Now this is very important, and all your
Viewers should know. Viewers should know that the entire Bombay now is governed by RERA carpet area, except the ready reckoner, which is a built up area. गवर्नमेंट का खुद का जो है जो स्टैम्प ड्यूटी के लिए लगाते हैं, that's on built up area. So they take absolute carpet plus 15% to built up. But what is RERA carpet? Many of your viewers may not know. In RERA carpet, you take absolute carpet plus 7%. Wall to wall. Outside wall are included, inside walls are not. Correct? So कारपेट एरिया हम लोग क्या करते हैं कि कारपेट को गिनते हैं कि कारपेट बिछाना है तो कितना लगेगा, बट वो जो द वॉल्स विच आर डिवाइडिंग द रूम्स आर नॉट काउंटेड, विच रेरा काउंट्स एज कारपेट एरिया. Okay, so you take the actual carpet area of your flat, add 7% to it to come to RERA carpet area. And today, the cheating that you talked about is only done verbally, but anything given in writing is RERA carpet area. आप कोई भी डेवलपर के पास जाओ, उसके ब्रोशर देखो, अभी सब वो बोलेगा so much super built up area corresponding to carpet area of so much. तो फिर उस पे लोडिंग गिना जाता है? वो लोडिंग तो जो भी करना है करे, क्योंकि all the facilities, amenities are also loaded. But don't look at the super built up area. Look at the RERA carpet area. All prices per square feet now are governed by RERA carpet area. तो मतलब उतना ही वो आपको अमाउंट देना है. Correct. So if somebody says 20,000 rupees a square feet, what square feet? Not super built up, not carpet, RERA carpet. I don't know whether your viewers would like to know, but there are 7 kinds of areas. Please share. Okay, I mean, I don't want to unnecessarily talk about it, but there is a sub carpet which is less than carpet. मानो बेसमेंट है, वो गिनते नहीं है कारपेट में. बहुत पुराने बिल्डिंग में वरंडा है, इट्स नॉट काउंटेड एज कारपेट, सो दैट इज सब कारपेट. एक हो गया. बहुत पुराने बिल्डिंग में होते हैं सब बेसमेंट वाले. देन देयर इज अ कारपेट एरिया. कारपेट एरिया इज व्हाट यू टेक अ मेजरमेंट एंड आपका जो कारपेट बिठाते हैं उसको कारपेट एरिया. थर्ड इज रेरा कारपेट एरिया. फोर्थ इज reckoner value area, which is 15% on absolute carpet. Then comes super built up area, where everything is thrown in, the staircase and all that. And then comes the jumbo area. Jumbo area में तो बाहर का गार्डन भी ले लेंगे. And if it's a double height hall, they will take 1.5%, 1.5 times in calculating the area. मतलब अगर 11 फीट रही तो उस हिसाब से काउंट होगा? नहीं, अभी कोई जो हॉल में डबल हाइट देते हैं ना, तो डबल हाइट में वो जो नीचे का एरिया है मल्टीप्लाइड बाय 1.5. अच्छा, आपको शायद मालूम नहीं होगा, अगर आपके पास डुप्ले हैं और आप बेचते हैं तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी दे एड 25% ओनली बिकॉज इट्स ए डुप्ले. ओके, नाउ these are the things which somebody in business knows on a daily basis कि क्या क्या होता है. Unfortunately, I have retired, so my knowledge is a little old now. So, but, लेकिन खजाना है आपके पास समझने के लिए. लेकिन हाल फिलहाल आपने पहले एक शुरुआत में बात की कि जो लोग रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेंट पे जा रहे हैं. आज ये जो समस्या है ये एक की नहीं है, पूरे मुंबई वासियों की है. चाहे वो बाहर से रोज कमाने के लिए मुंबई में आ रहे हो या फिर वो घर अपना रीडेवलपमेंट में दे के अपने लिए घर खरीद कहीं और देखने शिफ्ट हो रहे हो,
उसकी इम्पैक्ट क्या है? बहुत, आज मैं खुद अपने घर में या रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में वो फेस करते देख रही हूँ कि उनको डबल रेंट देना पड़ रहा है. करेक्ट. Rents have doubled in the last 2 years. So, आपने कुछ रेंट पे लिया है, लीविंग लाइसेंस पे लिया है, रिन्यूअल आता है तो बोलेगा डबल. जो पहले 10% बढ़ते थे आज सीधा डबल हो रहे करते हैं. हैं. Why? Because the person occupying is not paying the rent. Who's paying the rent? The developer. In a lighter vein, it's very easy to spend somebody else's money. समझे आप? आपका पैसा आप निकाल के देते हो तो 2 बार सोचेंगे. बिल्डर का रेंट इधर से इधर देना है तो इट इज ओनली अ प्लेटफॉर्म अकाउंट फॉर देम. इधर से पैसा आता है और आप रेंट पे देते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई द रेंट्स हैव डबल्ड. Will it continue like this? At least for 2-3 years it will, until the time the redevelopment. सब बन के रेडी नहीं हो जाते घर. ये जो मैडनेस है खत्म होगी तब तक. So yes, the whole real estate industry has undergone a huge amount of change in the last 2 years. Huge amount of change. I would say little more than 2 years, because when the new law came, that's the time when the entire thing changed. Because then people wanted to develop Bombay like Singapore, Hong Kong and all that, where the FSI is 9 and 10 and all that. So they said, if they can do it, why can't we do it? But the kind of pressure it's going to put on the infrastructure, unbelievable. इतना पानी कहाँ से लाओगे? अरे चलो पानी तो अपर वैतरण डेवलप हुआ है तो थोड़ा सा पानी मिलेगा. पावर कहाँ से लाओगे? अरे रोड कहाँ से लाओगे? कैन योर रोड सपोर्ट? टुडे इफ यू टेक द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स and put them on the road, it will occupy all the roads of Bombay. बिल्कुल. आज हम देखें तो मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे काफ़ी चेंज हो चुका है. पिछले 5 सालों में आप देखिए तो काफ़ी कुछ बदल चुका है. काफ़ी मेट्रो शुरू हो चुकी हैं, हम देख रहे हैं कोस्टल रोड शुरू हो चुका है. लेकिन आज भी अगर किसी को बोरीवली से अगर बांद्रा भी आना है तो मिनिमम 1.5 से 2 घंटा लगता है, और ये कम समय नहीं होता है ट्रैवलिंग के लिए. ज़्यादातर लोग क्योंकि अब शिफ्ट हो रहे हैं सबब की तरफ, साउथ मुंबई से अब सबब अब सिर्फ बोरीवली नहीं रहा, महिरा रोड, भाईंदर और विरार तक चला गया है. इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रेन का पीपल हैंग ऑन टू द ट्रेन एंड देन फॉल. जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं. बिकॉज़ ही वांट्स टू गेट टू हिज जॉब. ट्रू. काम तो यहीं पे है. डजंट काम पे नहीं जाएगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा उसको उस दिन का. बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए कहाँ से. और सबसे ज़्यादा जो कठिनाइयाँ हो रही है वो लोअर मिडिल क्लास को हो रही हैं, क्योंकि उनको जहाँ रहते थे वहाँ रेंट पे मिल नहीं रहा है, रेंट डबल देना पड़ रहा है, और इसी वजह से उनको दूर दूर जाके रहना पड़ रहा है. शायद ये एक है जो सबसे दिक्कत वाली बात है आज मुंबई कर्ज के लिए. करेक्ट. एब्सोल्युटली. तो अगर आज से 5 साल बाद अगर आप मुंबई को देखना चाहें तो कैसी होगी मुंबई? आई एम अश्यूमिंग that the government will continue to spend on infrastructure the way it is spending today. तो 5 साल के बाद आपका जो कोस्टल रोड है वो दहीसर तक जाएगा. इफ नॉट 5 years 7 years, बट 5-7 साल में दहीसर, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरी क्या चीज है, जो सी ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी शुरुआत हो गई है. रेडियो क्लब के बाहर की जो लैंड है वहाँ से वो लोग जेटी बनाने वाले हैं. वो जेटी से मेरे ख्याल से 19 एरियाज आर गोइंग टू बी सर्विस्ड, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न फ्रंट. तो वन मोर लाइक मेट्रो, you know, one more thing will open up for the people to transport. बिल्कुल. तो आने वाले 5 सालों में मुंबई शंघाई बनेगा या उससे बड़ा बढ़िया बनेगा? अगर आप कोस्टल रोड पे हो तो शंघाई जैसा दिखेगा वहाँ से, लेकिन
The infrastructure must continue to improve. But I have an advice for people. If you are working in Bombay, stay in Bombay. But if you have retired, try and move to a smaller place. Don't hang on to Bombay, because the property which you are occupying will fetch you enough money to buy a very good place in a nice town outside of Mumbai, and you can live your balanced life peacefully. ये तो एक कह सकते हैं ना अनमोल एडवाइस है जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहते हैं ना एक मुंबई जैसी फास्ट लाइफ में रहने के बाद किसी और टाउन में शिफ्ट होना सबके लिए आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपको शांति की लाइफ चाहिए ओल्डन डेज में तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा. I know one person who used to work for a bank in Churchgate. He used to live in Virar. Even after retiring, would still take the train and come because he got so much used to doing it. ये मुंबई का इसकी एक जान है लोकल भी, और मुंबई की लाइफ ही ऐसी है, भले ही फास्ट पेस है लेकिन मुंबई की लाइफ में बहुत खुश है. It's possible to get adjusted to a smaller place. लेकिन कह Like सकते you हैं had just gone to Vadodara. It's not a bad place. And real estate prices there are so much more reasonable. ट्रू. It's like that. ट्रू. तो मुंबई में रहना है तो रीडेवलपमेंट से आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल आजू बाजू की सारी बिल्डिंग नई बनने वाली हैं, उसकी वजह से रेंटर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से आप जिस रोड पे चल रहे हैं या आपकी गाड़ी निकाल रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक लगेगा, तो कंप्लेन करना अलाउ नहीं है मुंबई में. इसी से आपको एक कह सकते हैं ना कि हैबिचुअल होना पड़ेगा और लाइफ जीनी पड़ेगी. लेकिन हाँ, आगे जाके सिटी काफ़ी अच्छा बनेगा, यही आशा करते हैं. और आपने इतने अच्छे नॉलेज हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सो मच.